वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर बाद बजट पेश करेंगी। भारत का बजट, इसमें तमाम लोगों को उम्मीदें होंगी, लेकिन अभी चलते हैं सीधे ब्रेकिंग न्यूज सेंटर। कंचन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, क्या कहा? कंचन के पास बड़ी खबरें हैं, लेकिन थोड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने पूर्ण बजट पेश करेंगी और खास बात यह होगी 2024 चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है और इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जी हाँ, साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन होने की भी पूरी उम्मीद है। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस होगा। आज 9 राज्यों में इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव में, अगले साल आम चुनाव है, लिहाजा आखिरी पूर्णकालिक बजट होने के नाते उम्मीद यही है कि सरकार बहुत कुछ ऐसा देने की उम्मीद में है जो लोगों को जिसकी उम्मीद हो। महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आज बजट पर सभी की निगाहें हैं। महिमा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। महिमा, जो कि लगातार आम लोगों से भी बात करती रही। महिमा, आज के बजट को लेकर आपके पास कोई ऐसी खबर जो दर्शक जिसे सुनना चाहते हो, जिसका इंतजार हो? देखिए रचना, सुबह की शुरुआत और आज बजट पेश किया जाएगा। जिस तरीके से आपने और राजीव ने बताया कि सेकंड टेन्योर का, यानी प्रधानमंत्री मोदी के सेकंड टेन्योर का ये फाइनल बजट होगा 2024 के इलेक्शन के बाद। लेकिन सबसे अहम बात और महत्वपूर्ण बात रचना यहाँ पर यह है कि लोगों की थाली पर आखिर क्या असर पड़ेगा। क्या निर्मला सीतारमण टैक्स एग्जेम्पशन देंगी? क्या टैक्स के रेट को कम किया जाएगा? क्या 30% टैक्स या 34% टैक्स रेट जो है उसको घटा के 25% किया जाएगा? क्योंकि आशंका लगाई जा रही है और सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि टैक्स स्लैब में चेंजेस आ सकते हैं। जो रेट है इनकम टैक्स का उसको कम किया जा सकता है। साथ ही साथ किसानों के लिए फायदा होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने की काफी चर्चा चल रही है। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर काफी जोर रहेगा। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण आज, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी को भी एड्रेस करेंगी। लगातार तमाम चीजें आज देखने को मिलेंगी रचना, क्योंकि आपने सही कहा कि विपक्ष के पास काफी मुद्दे हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार ऑपोजिशन जो है वो केंद्र सरकार को घेर रही है। लेकिन आज आखिर क्या बजट होगा, क्या, क्योंकि इस बजट का असर लाजमी सी बात है 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है, असेंबली इलेक्शन पे पड़ सकता है। जिस तरीके से राजीव ने बताया कि 9 राज्यों में असेंबली इलेक्शन है, तो किस तरीके से आज का जो बजट है वो कितना खास रहेगा और क्या क्या राहत लोगों को मिलेंगी? क्या सैलरीड एम्प्लॉय जो है उनको हाइक मिलती है या नहीं? तमाम बड़ी चीजें हैं। स्कीम्स की अगर बात करें तो हाउसिंग स्कीम को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि हाउसिंग स्कीम को लेकर भी बूस्ट हो सकता है। डिफेंस में क्या बूस्ट मिलेगा? क्योंकि निर्मला सीतारमण हालांकि डिफेंस को लेकर बहुत पिक्यूलियर है, वो बूस्ट दे सकती है डिफेंस को लेकर। तो तमाम बातें रचना राजीव यहाँ पर हो रही है किस तरीके से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आम आदमी पार्टी की जी महिमा, इस जो आप तमाम जानकारियां दे रही हैं उसके चलते केवल एक बात समझ में आती है कि ये जो बजट पेश होने जा रहा है ये लोक लुभावन बजट हो सकता है। बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से आपने बोला कि 2024 का चुनाव है, पहली बड़ी बात जो है वो फाइनल बजट है 2024 के चुनाव से पहले। उसके बाद 9 राज्यों में इलेक्शन है। तो क्या ये बजट बनाया गया है लोगों को देखते हुए, वोटों को देखते हुए, या ये पिछले ही बजट से इंस्पायर है? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कल निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, उसमें जीडीपी की बात हुई। उसमें साफ तौर से कहा कि 6.5 जीडीपी जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है 6.5 जीडीपी का। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात रचना राजीव यहाँ पर यह है कि आखिर आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या महंगाई से कोई राहत मिलेगी? खासतौर से महिमा, मिडिल क्लास लोग जो सोचते हैं, जो सैलरीड लोग हैं, वो सोचते हैं कि टैक्स में छूट मिल जाए। 2013-14 के बाद से टैक्स स्लैब में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली है और अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले आम लोग इस पर बड़ी टकटकी लगाए बैठे हैं कि हमारे खर्चे कम हो जाएं, हमारी सेविंग्स बढ़ जाएं, हमारी आमदनी बढ़े, या तो महंगाई कम हो जाए। एक ही बात है, या तो आपका खर्चा रुक जाए या तो आपकी आमदनी बढ़ जाए। सेविंग से मतलब यहां हम लोगों को है। महिमा, आप रहिएगा हमारे साथ। कंचन जसवानी हमारे साथ जुड़ी हुई न्यूज रूम से, एक ब्रेकिंग उनके पास है। कंचन, क्या है बड़ी खबर?
रचना, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें कि 2024 से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव है, उससे पहले ये जो सरकार है वो आखिरी पूर्ण बजट जो है अपना पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आज बजट की बारी है। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। पीएम मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट आज पेश होने वाला है। पिछले 2 साल के आम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होगा, यानी कि डिजिटल पिटारे से आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। हर डिपार्टमेंट के लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जब घड़ी में 11 बजेंगे तो देश को क्या प्रेजेंट करेंगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चाहे किसान हो, चाहे एक उद्योगपति हो, हर किसी को यही उम्मीद है। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आज का दिन बहुत अहम है आपके लिए, मेरे लिए, किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए, बेरोजगारों के लिए, घर की महिलाओं के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो टैक्स पेयरर है, हर उस व्यक्ति के लिए जिसका किचन चलता है। आज लोगों को कई उम्मीदें हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, यानी मोदी 2.0 का ये आखिरी पूर्ण बजट है और इसलिए ये उम्मीद चुनाव से पहले इस बजट में सरकार जो है जिंदगी बेहतर करने के लिए लेकिन जो आज जो जनता की जो उम्मीदें हैं सरकार को अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले, ऐसे में मध्य वर्गीय परिवार को उम्मीद वित्त मंत्री पिटारे में टैक्स छूट का तोहफा होगा। इस सरकार साल 2020 में नया टैक्स था और महंगाई से परेशान मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है। लोगों की मांग है कि 80 रुपए किया जाए और इस बार के बजट मैंने कहा समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया। चुनावी बजट होगा क्या, क्योंकि अगले साल चुनाव है, चुनावी बजट होगा पंकज जी? चुनाव है, आम चुनाव भी है, तो उसकी झलक दिखाई देगी इस बजट में। निश्चित तौर से मैंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया और सबके उम्मीदों पे खरा उतरेगा। पंकज जी, काफी पूजा पाठ करके आप निकले हैं, अच्छा बजट हो। तो देखिए, वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जो कह रहे हैं कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट कर रहे हैं अपने आवास से और ये आम बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी बजट है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चुनावी चाशनी में लिपटा हुआ यह बजट हो सकता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में भी मोदी सरकार वापसी की कोशिश करेगी। साथ ही साथ इस 2023 में भी 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां भी बीजेपी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर एक भी राज्य में हम हारना नहीं चाहते। एटीसी का जिक्र तो राजीव आप भी बार बार करते रहे जी, और हमारे साथ इस वक्त राकेश भी जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह और महिमा कटारिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राकेश, आपसे एक सवाल, बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि ये चुनाव से पहले का पहला पूर्णकालिक आखिरी बजट है, पूर्णकालिक बजट जिसमें सरकार जनता के लिए बहुत कुछ सामने रख सकती है। वेतन आयोग के गठन की भी सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है और ये बहुत उम्मीद भरी चीज है जिस पर लोग देख रहे हैं। देखिए, जहां तक कई जो वर्ग हैं, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे निम्न क्लास हो, सबकी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन इस बार के बजट में राजीव, आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। इन ऐलानों का मकसद देश को और देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर सरकार अपना फोकस बढ़ा सकती है। इसका मकसद आम आदमी और इकोनॉमी को राहत देना है और अनुमान है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बजट में जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाने के ऐलान कर सकती है। इसके लिए करीब 4,500 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए का फंड का ऐलान कर सकती है। और जहां तक आपने कहा कि नौकरी पेशा है, उनके लिए एक वेतन आयोग, जरूर बातें हुई हैं, लेकिन अब ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से जो इकोनॉमिक कांस्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पहले से ही केंद्र सरकार पर दबाव है और जबकि 9 राज्यों के चुनाव और साथ ही साथ 2024 में आम चुनाव, तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह देखना होगा कि सरकार उस
फ्रंट पर किस तरह से आगे बढ़ती है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि दिल खोलकर मोदी सरकार की तरफ से इस बजट में ऐलान आम लोगों को ध्यान में रखकर किए गए हो। खासतौर से मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीद रहती है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों की एक शिकायत यह भी रहती है कि जो निम्न वर्ग है उस पर तो सरकार बहुत ध्यान देती है, लेकिन मिडिल क्लास हमेशा इसी तरीके से अछूता रह जाता है और हमारी उम्मीदें धराशायी होती है। 2013-14 के बाद से टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं मिली है। महिमा हमारे साथ है। महिमा, चूंकि आप फील्ड में रहती हैं, आपकी बात महिलाओं से होती होगी, गृहिणियों से होती होगी, उन लोगों से होती होगी जो कि रोजाना बेसिस पर पेट्रोल डीजल भराते हैं। महंगाई लोगों को परेशान कर रही है, महंगाई से राहत मिलेगी क्या? टैक्स स्लैब में छूट होगी क्या? किस चीज की जरूरत होती है? आटा, दाल, चावल। अगर रेट देखा जाए तो दूध पे जो रेट है या मिल्क की कंजम्पशन का है उस पर लगातार रेट जो है वो बढ़ रहा है। डीजल, पेट्रोल के दाम, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या अब बड़ा सवाल ये है कि क्या महंगाई कम होगी या फिर इनकम टैक्स का जो रेट है 30%, 34% से घटकर 25% आ जाएगा? तमाम बातें हैं क्योंकि यहाँ पर जीडीपी की बात हो रही है कि 6.5% जीडीपी का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी जो होगी वो 6.5 होगी। लेकिन जिस तरीके से राकेश जी ने अभी बताया कि एक्सपोर्ट को लेके भी काफी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में भी एक एक्सपोर्ट हाउस खोल दिया जाए। अगर बात करें मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की, तो लगातार इस पर गवर्नमेंट का फोकस है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने देखा कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की लगातार बातें हुई है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो साफ तौर से निकलकर सामने आएंगी और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है रचना कि आज निर्मला सीतारमण जो है वो जॉब के संबंध में काफी सारी बातें कर सकती है। क्या लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या उसके लिए भी कोई फंड दिया जाएगा? क्योंकि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो लाजमी सी बात है कि फंड रिलीज करना भी बहुत जरूरी है। एक बजट उम्मीदें हजार, यही समझ में आ रहा है आप जो बता रही हैं। एक बजट है, उम्मीदें हजार और सबकी उम्मीदों को पूरा करना है और उम्मीदों को पूरा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अब सरकार को चुनावी मैदान में जाने की अब जरूरत आ पड़ी है। अगले साल आम चुनाव है, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। साक्षी मेरे साथ जुड़ी हुई, रचना भी बात कर रही थी, किचन की बात कर रही थी रचना। साक्षी चंडीगढ़ से कुछ महिलाओं के साथ हैं। साक्षी, चुनावी मैदान में भी सरकार को उतरना है और उससे पहले ये बजट जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में पूरे देश की जनता की जो नजरें हैं, आम जनता की जो नजरें हैं वो आज पेश होने वाले इस आम बजट पर टिकी हुई हैं। किसके लिए क्या लाभ आने वाले हैं, किसके लिए कितने टैक्सेस बढ़ने या घटने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं कि क्या बजट में इस बार कोई छूट आम जनता को मिलने वाली है, क्या मिडिल क्लास परिवारों को, महिलाओं को, बिजनेस क्लास वर्कर्स को या फिर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें, क्या उन्हें कोई सहूलियतें मिलने वाली है? महिलाएं हैं, सीधा उनसे बात कीजिए। और चूंकि सुबह का टाइम है, ये नाश्ते का टाइम है, पूछिए महिलाओं से बातचीत करते हैं जो महिलाएं हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो आज के इस आम बजट से क्या कुछ जो है वो सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, जिस तरह से आज आम बजट आने वाला है, सरकार के पिटारे से खजाने के लिए महिलाओं के लिए क्या कुछ निकल कर आए, इसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं? बस यही है कि महिलाओं को मतलब की जो चीजें वगैरह है, वेजिटेबल्स हो गए, किचन आइटम्स जितनी भी हैं उनको कम रेट पे अवेलेबल कराया जाए ताकि सब लोग उसका फायदा उठाएं। जितनी भी मतलब कि जो भी मिडिल क्लास है सब उनको ही झेलना पड़ता है। सरकार कोई भी आए, जो फर्क है वो आम जनता पर ही पड़ता है बजट का ना। बिल्कुल, बजट सीधे तौर पर आम जनता से ताल्लुक रखता है। कुछ यूथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, यंग गर्ल्स हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? जैसे कि मैम ने बताया कि सरकारें कोई भी आए लेकिन जो बजट की महंगाई की मार है वो आम जनता पर ही पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल, यूथ भी यही चाहता है कि चीज़ें सस्ती हो, एजुकेशन, ट्रैवल, सब कुछ। जो देखा जाए जहाँ तक कि टैक्सेस हमें भी बहुत भरना पड़ता है बिकॉज हम भी घर से अलग ही रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है वेजिटेबल्स वगैरह हर एक छोटी छोटी चीज़ पे टैक्स ही बहुत है। तो चीज़ें हम यही चाहते हैं कि बजट में हमें टैक्सेस कम देने पड़े।
जी बिल्कुल। अब चाहे छोटी छोटी सीएनजी हो जाए या अब सीएनजी हो जाए, आपके घर की एलपीजी गैस हो जाए, गाड़ी से आप आती जाती होंगी अपने काम को लेकर, तो वहां पर जो पेट्रोल डीजल के रेट्स हैं उनमें भी लगातार जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में आज बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जो बिल्कुल ही लोअर क्लास है उनको वैसे ही सरकार छूट देती है, और जो काफ़ी बड़े लोग हैं उनको तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती, बट मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं ना उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है। अब दूध की रेट ले लीजिए, जो पैकेट का दूध था वो पहले 27 था और अब 29 पहुँच गया है, और भैंस का दूध तो 70 रुपये किलो का बहुत मुश्किल है लेना। और किचन की चीज़ें भी बहुत महंगी होती जा रही हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सबके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार इन चीज़ों के रेट थोड़े कम करे, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे अभी घर से अभी बाहर निकले और हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है हैंडल करनी। जी बिल्कुल। मैम, आप एक जिस तरह आप वर्किंग वुमेन भी हैं लेकिन अपना घर भी संभालती हैं, तो घर में जब एकदम से अचानक महंगाई बढ़ती है तो किचन का बजट संभालना कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? मिडिल क्लास लोगों के लिए तो किचन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक चीज़ें महंगी है, हर सिलेंडर महंगा है, राशन महंगा है, कोई भी चीज़ महंगी, तो चाहते हैं कि बस ये थोड़ा बजट में हो जाए, चीजें थोड़ी बजट में हो जाए। मैम, आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि एक गृहिणी होती है, घर की फाइनेंस मिनिस्टर तो एक जो घर की लेडी होती है वही होती है, क्योंकि घर के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो उन्हीं को मैनेज करने होते हैं। ऐसे में आज जब आम बजट आ रहा है तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी, कैसे अपनी बात पहुंचाएंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो किचन की जितनी भी, जैसे गैस है, आटा है, हर एक वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है, तो बजट कुछ इस तरह से होना चाहिए जिससे भी गृहिणी घर भी संभाल सके, क्योंकि जो महंगाई बढ़ती जा रही है ना आजकल, उससे घर का बजट ही खराब हो रहा है। मतलब मैं तो यही चाहूँगी कि घर की जो सबसे पहले वो है ना, उस पर थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं तो यही चाहूँगी ना कि घर की जो आम बेसिक जरूरतें हैं ना वो बहुत महंगी हो गई हैं। तो बेसिक जरूरतें यहाँ पर महिलाओं को कहना है कि बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, तो जो बेसिक नीडफुल चीजें हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से शाम तक एक घर में जरूरत होती है, इन सभी चीजों पर जो है टैक्स कम होना चाहिए और इनके जो दाम है, इनकी दरों में भी जो है वो गिरावट होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरह से घर में बाकी सब लोगों ने भी बताया है कि मिडिल क्लास आदमी पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ता है, आपके लिए जब महंगाई बढ़ती है तो घर का बजट संभाल पाना, किचन संभाल पाना कितना मुश्किल हो जाए? रसोई का सारा संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे पहले ब्रेड 50 रुपए की आज 55 रुपए की एकदम हो गई है, और फैमिली वाले घर में एक ब्रेड एक दिन में लग जाती है, तो सारा संतुलन बिगड़ जाता है। साक्षी महिलाओं से बातें कर रही हैं जो महिलाएं घर को संभालती हैं, जो घर की गृहिणी हैं और जिनके लिए बजट मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी हैं। हमारे साथ सुजाता द्विवेदी भी जुड़ी हुई हैं जो कि मुंबई से हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ घर की महिलाएं सुजाता के साथ में भी मौजूद हैं। सुजाता, सीधे महिलाओं से सवाल कीजिए, नाश्ते में आज क्या बना था? क्या नाश्ते में, लंच में वो कंजूसी से हाथ रोककर डिशेस बनाती हैं या फिर दिल खोलकर खाना बना पाती हैं, खिला पाती हैं? मिनिस्टर है, लेकिन घर की वित्त मंत्री जो है यही महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, और साथ ही जो भेदभाव, जो इन्हें बैलेंस करना है वो इनके हाथ में होता है। ये सीधा इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले बताइए कि आज नाश्ते में क्या बना था, कैसा आपका दिन जा रहा है? जी बहुत अच्छा जा रहा है दिन। नाश्ते में रोटी और भाजी बनाई थी। अच्छा, और ये बताइए कि सब्जियां जो है, आप अभी कुछ समय पहले जिक्र कर रही थी, आज बजट पेश होने वाला है, सब्जियों के बारे में क्या बोलेंगे? पहले से जो है इनके दाम बढ़ चुके हैं और अब जो है कितने, क्या लगता है आपको जो इनका प्राइस राइज हुआ है वो काफी ज्यादा है, कैसा है? नहीं, इसका मतलब दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा मतलब सस्ता रहना चाहिए, बहुत ज्यादा दाम है। आप जो है आज क्या बनाने वाली है नाश्ते में? नाश्ते में रोटी भाजी। बिल्कुल, देखिए ये महिलाएं जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड है बजट को लेकर। आइए इनसे जानते भी हैं क्या बोलेंगी आज जिस प्रकार से बजट पेश होने वाला है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कुछ आपकी मांग रहेगी सरकार से महंगाई कम करने को लेकर? महंगाई का यही करेगी, पहले भाजी सस्ता करे, बच्चे लोग का जो स्कूल फीस बहुत ज्यादा है और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बाहर जॉब देखिए, हस्बैंड लोग को मिलता नहीं है, कितना इंसान दौड़ना पड़ता है, थोड़ा उनको सोचनी चाहिए ना गरीब लोग का कैसा होगा।
आपके बच्चे जो है अभी काफी छोटे हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? अभी थोड़ी 6 साल की लड़की फर्स्ट में है, अभी 2 साल का लड़का है। और वो अब उनकी पढ़ाई ट्यूशन वगैरह जाती रहेंगी, ट्यूशन फीस भी काफी ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, 400 रुपया उसका फीस है, लड़की का 700 स्कूल का फीस है। अभी हम लोग को भी घर चलाने के लिए भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए घर चलाने को भी सोचना पड़ता है और उसी कंजूसी के हाथ के साथ जो है ये काम कर रही हैं, लेकिन एक ही अपेक्षा कि इस बजट से जो है जो महंगाई बढ़ रही है वो कम हो। इनके जो है बच्चे जो अभी स्कूल जा रहे हैं, जाने वाले हैं, छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी जो यही मांगे कि बच्चों की शिक्षा जो है उन्हें अफोर्डेबल तरीके से उन्हें प्रदान की जाए। इस घर के जो है आयकर भर्ता जो होते हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। गोपाल जी क्या बोलेंगे, जिस प्रकार से सरकार की जो अब काम रहा है, आप कुछ ही समय पहले उसकी जो है प्रतीक्षा भी कर रहे थे, किस प्रकार से रहा है, बजट से क्या कुछ अपेक्षा? बजट से नमस्कार पहले सभी दर्शकों को और जनता को कि आज बहुत एक्साइटेड हूं मैं कि देश के लिए बजट आने वाला है। तो सरकार से यही अपेक्षा है कि सरकार बहुत अच्छा नेक काम कर रही है, जो चाहे धारा 370 हटाना हो या बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो देश के लिए मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन चलिए सुजाता, उम्मीद हर एक को है कि उसके हक में बहुत कुछ ऐसा आज पिटारे से निकल कर आएगा, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद वेतनभोगी भी हो, एमएसएमई सेक्टर हो, डिफेंस हो या और दूसरे सेक्टर, सभी उम्मीद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव से पहले ये पहला आखिरी पूर्णकालिक बजट है। हमारे साथ कंचन भी जुड़ी हुई हैं न्यूज रूम से, हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त विनोद रावल जी जुड़ गए हैं जो टैक्स और इकोनॉमिक्स हमारे साथ हैं, टैक्स एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर। रुचिका भगत जी हमारे साथ जुड़ी हैं और सीपी शर्मा जी जो कि एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री उस बारे में ज्यादा बेहतर अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वित्त मंत्री उसी लाइन पर अपनी बातें रखने वाली है या फिर वित्त मंत्री कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ भी आ जा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। 130 करोड़ देशवासियों की निगाह आज पेश होने वाले बजट पर है। लोगों को उम्मीद है कि महंगाई से राहत मिलेगी, लोगों को उम्मीद है कि आमदनी बढ़ने का कुछ जरिया मिलेगा, लोगों को उम्मीद है कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसमें छूट सरकार की तरफ से होगी। और इसी आम बजट को समझने के लिए आसान भाषा में हमारे साथ एक्सपर्ट भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम समझेंगे कि क्या उम्मीदें हैं, कैसे उम्मीदें पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर कंचन के पास है। बिल्कुल रचना, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इस वक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब घड़ी में 11 बजेंगे और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार बजट को लेकर देश के हर वर्ग को उतनी उम्मीद है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि टैक्स को लेकर कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। 11 बजे का वक्त है जब निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट पेश करेंगी, डिजिटल पिटारा अपना खोलेंगी। हर वर्ग आग टिकाए बैठा हुआ है जब घड़ी में 11 बजेंगे और निर्मला सीतारमण उन तमाम वर्गों के लिए क्या सौगात लेकर आ रही है, ये भी समझने की यहाँ पर जरूरत है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये पूर्ण बजट समझा जा रहा है, जहां पर आम आदमी को आयकर में छूट को लेकर कई ज्यादा उम्मीद यहाँ पर है। महंगाई से परेशान है मिडिल क्लास और इसी को लेकर क्या इनकम टैक्स में कोई बड़ी छूट मिलेगी, यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। शहरी इलाकों में मनरेगा जैसी योजना के लिए ऐलान होने की संभावना है। हेल्थ सेक्टर, रियल एस्टेट, मनरेगा, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, सभी सेक्टर्स को लेकर आज देश भर के नागरिकों की निगाहें टिकी हुई हैं। घड़ी में जैसे ही 11 बजेंगे देश की कम से कम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके लिए एक बड़ा ऐलान करें, उनके लिए कुछ ऐसा सामने रखें जो उनको मुफीद हो, जिसके चलते वो कुछ बेहतर महसूस कर सके। मेरे साथ खास मेहमान है रुचिका भगत जी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है टैक्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर। बड़ी उम्मीद है रुचिका जी, और खास तौर पर वेतनभोगी सैलरीड क्लास को, कि कम से कम 2020 के बाद अब तो कुछ ऐसा होगा। क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वित्त मंत्री ऐसा कुछ करेंगी? देखिए, जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो बेसिकली आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी एक टैक्स फ्रेंडली बजट चाहता है। बेसिकली उसकी एक पॉकेट फ्रेंडली बजट होना चाहिए, जो उसकी पॉकेट में उसके इन हैंड सैलरी जो है वो उसकी बढ़ती जाए दिन ब दिन। तो उसको कुछ ऐसा बजट चाहिए जिसके अंदर शायद कुछ छूट हो। छूट की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए हमारी जो 80 की डिडक्शंस चल रही हैं वो काफी टाइम से सेम है। ऑब्वियसली हम जब 14-15 की बात करते हैं, 14-15 में हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 8% था और इन्फ्लेशन जो थी वो हमारी 3 या 4% थी। बट आज की डेट में हम वही लेके आते हैं तो हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 7% और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% है।
तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मिसमैच है। तो ऑब्वियसली हाँ, एक इंक्रीज तो होना ही चाहिए आम आदमी के लिए, उसको कुछ तो राहत मिलनी ही चाहिए। सरकार जो है, अगर आप देखें तो सोशल सिक्योरिटी, उसकी एक लिमिटेशन है, वो सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती जनता को। हमारी जनता 120 करोड़ की है, तो सरकार को चाहिए कि वो सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करे, कि लोग खुद ही सोशल सिक्योरिटी अडॉप्ट करें। तो उसको प्रमोट करने के लिए शायद सरकार को कुछ तो बजट में छूट देनी ही पड़ेगी, ताकि लोग खुद से ही ऑप्ट करें सोशल सिक्योरिटीज को। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देखेंगे, हमारी 80D की जो डिडक्शन है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की, लोग पोस्ट कोविड बहुत सारे लोग जो है उसको ऑप्ट कर रहे हैं, मगर हम देखें तो फिर भी हमारी 40 to 45% जनता ही है जो मेडिकल इंश्योरेंस ऑप्ट करती है। ऐसा क्यों है? छूट तो हमारी सिर्फ 25 से जा रही है। तो हमें कुछ ऐसा करना है, छूट तो बढ़ानी ही है, मगर साथ साथ प्रमोट भी करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको ऑप्ट करें। तो ऐसी काफी सारी, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो हर सेक्शन कुछ कहता है, हर डायरेक्शन कुछ कहती है, उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर चाहिए। हर सेक्शन बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। विनोद रावल जी, क्योंकि टैक्स स्लैब 2013-14 के बाद से बदला नहीं है, आम लोगों को खासतौर से सैलरीड पर्सन को मैं ये कहते हुए सुनती हूँ कि देखिए हम सैलरी पाते हैं लेकिन एक मोटी रकम हम टैक्स में चुका देते हैं। उसके दूसरी तरफ अगर हम देखें, छोटी मोटी दुकान करने वाला हुआ, चाय वाला हुआ, ठेले वाला हुआ, उनकी जो कमाई होती है उनके पास होते हैं। कई बार जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो उनसे खुद को कंपेयर करते हैं कि उन्हें तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा, हम कमाए भी इतनी मुश्किल से और टैक्स में भी एक बड़ी रकम चली जाती है। लोगों की उम्मीदों को आज थोड़ी भी हवा मिलने वाली है क्या? कुछ एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि 2.5 लाख से सीधा 5 लाख तक की टैक्स स्लैब में छूट मिलने वाली है। देखिए, ऐसा है, जहां तक बात टैक्स स्लैब की है तो टैक्स स्लैब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ 5 लाख रुपए तक की इनकम के लोगों को पहले टैक्स नेट से बाहर कर दिया था, उनको सेक्शन 87A में रिबेट दे करके दे दिया था। प्रॉब्लम यह कि जैसे इनकम 5 लाख 1 रुपए होती है तो टैक्स 12,500 रुपए हो जाता है। एक तो वो रैशनलाइजेशन की तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि होगा ही होगा, क्योंकि वो एक मिसमैच पिछले बजट पे रह गया था, उसको क्लैरिफाई नहीं किया आज तक। उसके साथ साथ बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं कि जो 2.5 लाख की सीमा अदरवाइज भी है, जो टैक्स जनरल जिसकी 5 लाख रुपए से ऊपर इनकम है, उसका स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए होना ही चाहिए, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा भी। उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो जो ATC का रिबेट है, जो 1.5 लाख रुपए मुझे लगता है सदियों से चलता चला आ रहा है, बहुत टाइम से बदला नहीं गया है, उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। कम से कम 2.5 लाख रुपए हो जाना चाहिए। जैसा रुचिका जी ने कहा कि 80D का रिबेट, 25,000 रुपए का इंश्योरेंस आज की डेट पे पूरे आपका जो प्रीमियम पर रिबेट मिलता है वो कुछ भी नहीं है। कोविड के बाद मेडिकल एक्सपेंसेस पर सबके खर्चे बढ़े हैं और एक इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है जहां से वो अपने कुछ कर्टेल कर सकता है। 4% सिर्फ पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस की। उसके साथ साथ सरकार को क्योंकि टैक्स का बेस बढ़ाने पर ज्यादा बड़ा ध्यान है, तो मुझे लगता है कुछ ऐसी स्कीम्स इन्वेंट की जाएंगी कि जो करंट आज जो टैक्स पेयर है, ये सारा टैक्स सिर्फ उसी को देना या सैलरीड क्लास की ड्यूटी नहीं है। अच्छा विनोद जी, चूंकि आप बहुत आम भाषा में लोगों के लिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर हम बार बार मिसमैच की बात कर रहे हैं तो लोगों के लिए ये भी समझा दीजिए कि बड़ा मिसमैच है कैसे, क्योंकि टैक्स स्लैब तो वहीं का वहीं रह गया, लेकिन पिछले 2013 से 14 के बाद से महंगाई किस कदर बढ़ी है। जो चीज 100 रुपए में मिलती थी वो आज 150 या 200 रुपए तक पहुंच गई है। महंगाई बढ़ गई है, सब्जियों और बाकी जरूरी सामानों की कीमत बढ़ गई है, लेकिन हम इनकम के मामले में वही हैं, हम टैक्स के मामले में वही हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। टैक्स का स्लैब बिल्कुल बदलना ही चाहिए। मैंने कहा कि कम से कम 5 लाख रुपए टैक्स का स्लैब होना चाहिए, जिससे कि एक आम आदमी को कुछ राहत। सीधी तस्वीर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची है और ब्लॉक पहुंची है। यहाँ पर वो जरूरी बातचीत इस वक्त होगी तमाम बजट को लेकर, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। एक प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल होता है। तस्वीरें अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वित्त मंत्रालय से सामने आ रही हैं। वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री के जाते हुई तस्वीरें, और आज की मूवमेंट ऐसी होती है राजीव की एक एक तस्वीर बड़ी खास होती है, और तस्वीर के साथ साथ निर्मला सीतारमण की साड़ी का कलर मुझे लगता है कि रेड या कुछ भगवा था क्या, हालांकि सिर्फ एक झलक ही हम देख पाए। जैसे ही तस्वीरें दोबारा आएंगी तो हम उन पर भी बात करेंगे। निर्मला सीतारमण खुद भी एक महिला हैं। निर्मला सीतारमण जो पिछले दिनों ये कह चुकी हैं कि मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूं और मिडिल क्लास लोगों का दर्द और उनकी परेशानी समझती हूं, और जो सबसे ज्यादा उम्मीदें आम बजट से होती हैं वो इन्हीं मिडिल क्लास लोगों को होती है। मिडिल क्लास लोग जो कि उम्मीद करते हैं सरकार की तरफ से राहत की, सरकार की तरफ से छूट की, और इस छूट में क्या कुछ बड़ा और खास मिलने वाला है, इस पर निगाह है। सीपी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सीपी शर्मा जी,
अब चूंकि अभी तक की जो जानकारी है सिर्फ सूत्रों के हवाले से है, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसे करीब 35 सामानों की लिस्ट बनाई है जो एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान में लाए जाते हैं। गैर जरूरी सामान है, लेकिन उन पर आयात शुल्क इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग उनका इस्तेमाल या फिर उन्हें खरीदना छोड़ देंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक कदम माना जा रहा है। आम लोगों को इससे फायदा होगा? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार पहले से ही इसके लिए प्रयत्नरत है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। हमारा पिछले 5 वर्षों में सरकार ने काफ़ी एक्शन लिया है। हम एक बड़ी एक्सपोर्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे साथ 12,000 एक्सपोर्टर ऑल ओवर इंडिया में जुड़े हैं। हम लोगों का इस साल एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ हुआ है, जो पिछले साल से 29% बढ़ा है। तो हमें सरकार से पूरी उम्मीदें हैं एक्सपोर्ट के लिए। साथ में हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो एक्सपोर्ट में और इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो 90% है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए 90% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सैलरी मिलती है लोगों को। एक व्यक्ति कम से कम 12 से 20 लोगों को रोजगार देता है। तो हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे दूसरे गेस्ट ने बताया कि टैक्स स्लैब डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। मुझे भी पूरी उम्मीद है 5 लाख नहीं तो कम से कम 3.5 लाख रुपए तो जरूर होना चाहिए। जो 7 लाख तक, जो जैसे 2.5 से 5 था, 3.5 लाख से 7 लाख तक का स्लैब अभी होना चाहिए कम से कम, जिससे सभी को आसानी होगी। सरकार का भी एक अपनी लिमिट है, उनको अपना देखना है 44.5 लाख करोड़ का देना है, या पिछले साल से 1-1.5 लाख करोड़ शायद बढ़ेगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ प्लानिंग करनी होती है। सरकार हमारा भी ध्यान रखेगी। और मेन बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 7.5 करोड़ टैक्स पेयर हैं अभी 140 करोड़ की जगह, लेकिन 140 करोड़ में कम से कम ये संख्या भी बढ़नी चाहिए। कम से कम 25 करोड़ या 20 करोड़ सरकार को इसके लिए भी कुछ निर्देश इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। मैं अवनीत सिंह मारवाह जी का रुख करना चाहूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीत जी, कोविड के बाद से लगातार ये देखा गया कि जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है या जितनी भी इकोनॉमी है वो एक मंदी के दौर में आ गई, लेकिन जो आर्थिक सर्वे कल पेश किया गया उसके मुताबिक भारत 6.8% तक अब ग्रोथ रेट की तरफ देख रहा है, वो संभावनाएं देख रहा है। क्या एक ब्राइट स्पॉट की तरह भारत को माना जा सकता है आगे आने वाले दिनों में इस बजट के लिहाज से? देखिए, जैसे कोविड आया और लॉकडाउन के बाद बहुत सारी पेंटअप डिमांड रही। पेंटअप डिमांड के बाद काफी चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़ा व्यापार हो, ज्वेलरी हो। बट अब क्या होगा, जब ये आप पहली बारी डिनर चले गए, आपने हॉलिडे पे चले गए, अब गवर्नमेंट डिमांड कैसे क्रिएट करेगी, कैसे डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाएगी सरकार? बिकॉज जो हमारा मिडिल क्लास है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और अगर उसको डिस्पोजेबल इनकम नहीं मिलती, जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने बोला कि अगर रियायत नहीं मिलेगी टैक्स में तो डिस्पोजेबल इनकम आएगी कैसे? ग्लोबली आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन है, और वो इंडिया में भी आने को आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन सारी जारी है और फिजिकल डेफिसिट सरकार बड़े कॉन्फिडेंट है कि 5.8 करेगी अगले साल तक। बट मेरे को लगता है कि बहुत सारे मेजर्स लेने हैं। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, सरकार एक बहुत बड़े फंस गई है एक चीज में, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ। अगर वो इन्फ्लेशन को कम करती है तो ग्रोथ का जो रेट है वो उस तरीके से नहीं आता, और ग्रोथ करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो बहुत ही मैं कहूंगा कि काफी बैलेंस बजट देना पड़ेगा इस बार एफएम को। यानी इस हाथ ले उस हाथ दे जैसा कुछ कर सकती है क्या सरकार, कि छूट भी दे और दूसरे तरीकों से कुछ पैसा वापस भी ले ले? वो तो हमेशा सरकार करती है। तो एक तरीके से कैसे कंज्यूमरिज्म को बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, क्योंकि जब तक कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा नहीं कंट्री के अंदर, तब तक जो रोटेशन है वो आएगी नहीं प्रॉपरली। तो मेरे हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम पे सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो पेंटअप डिमांड थी लॉकडाउन के बाद वो मेरे हिसाब से अब जाती जा रही है। अच्छा, सरकार की तरफ से कई आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे में भी सामने रखे गए रुचिका जी, लेकिन आम लोग जो हैं वो बेहद सिंपल लैंग्वेज को समझते हैं और उसी को अपनाते हैं। कई ऐसे केसेस मैंने देखे हैं खुद अपने आसपास भी, जो कोविड काल में जिनका छोटा मोटा व्यापार था ठप हो गया,
दोबारा वो खड़े नहीं हो पाए, दोबारा उनका कोई व्यापार शुरू नहीं हो पाया, कई लोगों की नौकरी चली गई, तो कई लोगों की जो सैलरी थी उसमें डिडक्शन भी देखा गया है। रुचिका जी, ये तो एक साइकिल सिस्टम होता है ना, आम लोगों की जेब में अगर पैसा होगा वो खर्च करेगा तो फिर टैक्स के तौर पर सरकार के पास भी पहुंचेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप देखें तो ये दोनों डिमांड और सप्लाई, जैसे कहते हैं ना हम दो पहिए हैं हमारी गाड़ी के, उसी तरह से ये चीज है। सरकार को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा इन्फ्लेशन के बीच में और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% है और ग्रोथ रेट जो है वो 6 से 7% की है, तो दोनों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत एक नैरो गैप है। तो सरकार के पास एक इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इस गैप को किस तरह से फिल करेगी और जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाएगी और इन्फ्लेशन को जो है वो घटाएगी। क्योंकि अगर सरकार इस गैप को फिल नहीं कर पाती है तो ये सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, खासकर जब आप देखते हैं आजकल हमारा जो ग्लोबली स्लम्प चल रहा है, ग्लोबली इन्फ्लेशन चल रहा है, उसको मद्देनजर रख के। अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे अभी, तो एक्सपोर्ट जो है अगर हम देखें पिछले 12 महीने में अगर हम डाटा देखते हैं तो हमारी 12% एक्सपोर्ट की जो है रिडक्शन है। तो अब अगर मैं कहती हूँ PLI स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा रही है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर कौन होगा जी? तो गवर्नमेंट को कंज्यूमर का दायरा जरूर बढ़ाना पड़ेगा इस बारी बजट में। तो बेसिकली गवर्नमेंट को जो एक स्ट्रेस लेके, जो खास स्ट्रेस देना है इसके अंदर, वो ये देना है कि एक कंज्यूमेबल प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाए, कैपेक्स को बढ़ाए और अल्टीमेटली कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा करे, जिससे अल्टीमेटली हमारी जो डिमांड है वो बढ़े। अंशुमन जोशी जी का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन जी, एक बड़ी उम्मीदों वाला बजट इसे कहा जा रहा है, इस लिहाज से भी कि सरकार चुनावी दौर में भी है, सरकार को अगले साल आम चुनाव भी देखते हैं, इस साल विधानसभा चुनाव भी है, तो जानबूझकर सरकार वो मेजर्स नहीं ला सकती जिससे वो फंसे। क्या आपको लग रहा है कि लोक लुभावन बजट होगा, हर एक को अपीज करने वाला? अच्छा, चूंकि आप बैंकर भी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर भी आप अपनी राय रखेंगे, मेरा भी एक सवाल है, इसी में ऐड कर देती हूँ। आम लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए हम कोई लोन लेते हैं तो आप ब्याज मोटा हम पर वसूलते हैं, हमसे ब्याज के तौर पर मोटे रकम को वसूल लिया जाता है, लेकिन वही पैसा अगर हम बैंक में डालते हैं तो हमें ब्याज मिलता नहीं उस पर इतना। सबसे पहला जो आपका सवाल है उसके अंदर तो बेसिकली अल्टीमेटली आम जनता के लिए बेनिफिट्स तो देने ही पड़ेंगे एंड वो देने भी चाहिए। मुझे लगता है इस आने वाले बजट में इवेंचुअली महिलाओं के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो आ रही हैं, जो कि मेजर बेनिफिट है, बूस्ट है महिलाओं के लिए, महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सभी के लिए। जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात है, स्टार्टअप्स के लिए अबाउट 90,000 के आसपास कोई स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं एंड जो टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं 3 साल के लिए स्टार्टअप इंडिया में, तो वो बेसिकली मेजर बेनिफिट है इवन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आगे ग्रो करने के लिए। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट, कंसंट्रेशन ऑफ बोरोइंग नहीं होना चाहिए। बेसिकली इट हैज टू बी स्प्रेडेड ओवर टू एवरीबडी। तो मुझे लगता है कि एमएसएमईज में वगैरह में जब ज़्यादा आप लेंडिंग करते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ बेसिकली आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप बेसिकली देख सकते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और जहाँ तक बात आती है बैंकिंग की, आपने जैसे कही कि जो लेंडिंग रेट्स हैं वो बेसिकली हायर हैं एंड बोरोइंग रेट्स जो हैं वो कम हैं, तो लेट मी टेल यू, अभी रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने जो रेट्स हैं काफ़ी बढ़ा दिए हैं जब से पीछे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो फिर क्या आप देखेंगे कि 8-8.5% तक स्मॉल फाइनेंस बैंक आज की डेट में ऑफर कर रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं होता था। पीछे कुछ बैंक्स थे वो 8% तक जाते थे, अब 8-8.5 तक तो सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दे रहे हैं। एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बैंक्स अगर आप बात करें तो देखिए कोई भी बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उन सबके भी एक्सपेंडिचर होता है, तो 3 से 4% की एवरेज होती है विच इज द कॉस्ट फॉर रनिंग द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। देन बेसिकली जो भी अभी हिंदुस्तान में जो बोरोइंग रेट्स हैं वो स्टिल डिसेंट एज कम्पेयर टू द बोरोइंग रेट्स जैसे अमेरिका में, कनाडा में, यूके में और डेवलप्ड इकोनॉमीज में काफ़ी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग, क्योंकि वहाँ की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है एंड द इन्फ्लेशन रेट इट्स अनकंट्रोलेबल राइट नाउ। एक्चुअली वो कंट्रीज रिसेशन की तरफ जा रही हैं एंड आई वुड से इंडिया इज इन अ मच बेटर पोजीशन। और इसी का जिक्र कल इकोनॉमिक सर्वे में हुआ भी कि बाकी देशों के मुकाबले हिंदुस्तान बहुत तेजी से ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर नजर आ रहा है। सरकार का सपना भी है
5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और सरकार का ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है, लेकिन आम लोगों के सपने भी इसमें पूरा होना चाहिए क्योंकि वही आधार है। खासतौर से मिडिल क्लास फैमिलीज को बड़ी उम्मीद है। तो राजीव, आज का बजट या तो दिल खोलकर होने वाला है या फिर सरकार शायद हाथ रोककर एक बार फिर से अपने खजाने की तरफ ध्यान देगी। और अब आम लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, इन्हीं उम्मीदों पर हम बात कर रहे हैं, इन्हीं व्यवस्थाओं पर हम बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करते रहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिर जो इतने दिनों से उनकी मुहिम तैयारी चल रही थी वो क्या कुछ सामने रखती हैं, किन वजहों से सामने रखती हैं। छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं।